अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। एक तरफ पंजाब असेंबली के नंबर गेम्स, वज़ीर आला, पीटीआई, दो अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के दो अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा मसला हमारा सिक्योरिटी और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मईशत है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, उन पर जो तलवार लटक रही थी नाअहली की, चेयरमैनशिप से हटने की, वो शायद लगता है कुछ अरसे के लिए टल गया है मामला। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया, इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया है। अब है इलेक्शन का मामला, जोर लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएं। दूसरी तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ है कि चंद दिन की मेहमान है ये गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, हम अपना टाइम पूरा करेंगे। एहसन इकबाल साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर अक्सर जगहों पर कहते दिखाई देते हैं कि ये सिर्फ ख्वाब हैं, लेकिन हमें अब मईशत की तरफ बहुत संजीदगी से सोचना होगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मामला जा कर रहे हैं। पंजाब असेंबली की सिचुएशन चूँकि इस वक्त पूरा मुल्क ऐसे लगता है पॉलिटिकली सिर्फ एक ही जगह का महवर बन के रह गया, वो है पंजाब असेंबली। तो पहले ज़रा बात उस पर करेंगे, फिर मईशत पे, और फिर सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, इन सब चीज़ों पर। सबसे पहले अब आपको ज़रा सुनवाएंगे मोमिना वहीद ने क्या कहा, इसके बाद ज़रा आपको बताएंगे कि आगे मामला बढ़ेंगे कैसे पंजाब के, और अंदरूनी कहानी क्या है ये भी आपको बताते। पहले आप ज़रा ये सुनिए। बहुत सारी अफवाहों में जो असल मुद्दा है, जो असल मेरा स्टांस है, वो कहीं दब कर रह गया है। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ का मतलब बगावत नहीं होता। जब कारकुन पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी क़यादत जो है उसे पार्टी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। सबसे पहले ये बात कि इस पॉलिसी पे रिव्यू चाहिए, और मैं इसमें अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग और भी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं इस वोटिंग के अगेंस्ट। और बात ये है कि उनके कुछ स्टेक्स होंगे जो वो खामोश हैं। मेरा कोई स्टेक नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि रिजर्व सीट है तोहफे में मिली थी, तो उस वक्त मुझे 11 साल हो गए थे, दिन रात। अच्छा मोमिना साहबा, नहीं आपकी स्ट्रगल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका मतलब आपकी रिजर्वेशंस हैं पॉलिसीज के ऊपर, तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, इसलिए आप वोट नहीं देंगे एतमाद का परवेज इलाही को? मैं चाहती हूँ हमारे चेयरमैन इस अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। हमारे पास इस वक्त भी बहुत अच्छी चॉइसेस मौजूद थी, काबिल फख्र नाम थे जब साहब को वज़ीर आला बना दिया गया। उसके बाद जब परवेज इलाही साहब, अब एक बार जब वो स्पीकर थे उनके खिलाफ अदम एतमाद थी, अभी वो सीएम हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो इखलाकन उनको विकेट के तीनों जानिब अगर खेलने के बाद भी उनको सिर्फ इमरान खान ही आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं, तो वो इखलाकन खान साहब के पास चले गए और कहें कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये है मेरे 10 वोट, और अब आप नॉमिनेट करें सीएम के लिए। ठीक है मोमिना साहबा, लेकिन आप अगेन क्लियर टर्म्स बताइए, आप एतमाद का वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी परवेज इलाही को? जी, मैं एतमाद का वोट मैं नहीं दे सकती। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इख्तिलाफ राय रखना मेरा हक है। आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऑफर तो नहीं हुई किसी किस्म के इंसेंटिव की? किसी से कोई बातचीत भी नहीं है, कोई राबता भी नहीं है। मुझे तो लोग सक्खर एयरपोर्ट पे लैंड करा रहे हैं, और मैं लाइव लोकेशन भेजी थी 2-4 दिन पहले कुछ दोस्तों को। मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। राइट, आपने सुन लिया कि क्या कहा मोमिना वहीद ने, और ये खाली मोमिना वहीद नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देना है एतमाद का। वजूहात क्या है, अंदर की कहानी क्या है? हमारे ब्यूरो चीफ हनीफ कमर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे अंदर की कहानी क्या है। गुजरात वाले मामले पर जहाँ पर हमला आवर को रखा गया, उसकी वीडियो कैसे बनाई गई, वो हमलावर जिसने इमरान खान पर गोलियां चलाई थी उसकी वीडियो बनाई, वीडियो कैसे बाहर आई, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, ये कहानी पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस पार्ट में ज़रा बात करेंगे उस वीडियो की जो अब बहुत वायरल हो रही है। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें गुजरात में डीपीओ ने किस तरह से बयान रिकॉर्ड किया है, एसएचओ को फ़ोन देते हैं और फिर वो बयान रिकॉर्ड होता है, वो मंजर आम पर आता है। जी हाँ, उसी बयान की मैं बात कर रहा हूँ, मुलजिम नवीद की, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर गोलियाँ चलाईं। बहुत सारे मामलात इसमें, बहुत सारी जहतें निकल आई हैं। आपने एक हालिया प्रोग्राम भी देखा होगा कामरान शाहिद साहब का, जिन्होंने गोलियों से मुतालिक उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का पूरा जिक्र कर दिया है। मामलात हैं क्या, आखिर चल क्या रहा है पंजाब में, और बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पर वोट ना देने के लिए पीटीआई के काफ़ी सारे अरकान सामने आ गए हैं, उनका एक अपना स्टांस है। हनीफ कमर साहब ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हनीफ कमर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का।
हनीफ कमर साहब, ये ज़रा जो गुजरात के डीपीओ वाला मामला है, ज़रा ये बताइएगा, क्या बयान सामने क्यों आया, कैसे आया, क्या वजूहत हैं? चीज़ें तो अब खुलना शुरू हो गई हैं। ये तो अरसलान साहब, सबसे पहले तो डीपीओ गुजरात तक ही फोकस किया जा रहा है कि डीपीओ गुजरात ने अपने मोबाइल फोन दिया और उससे मुलजिम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो वीडियो जो है वो आगे वायरल की गई। तो ये डीपीओ गुजरात किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे थे, ये कोई नहीं बता रहा। अब असल बात तो ये है कि गुजरात का इलाका तो चौधरी परवेज इलाही साहब का खास तौर पर होम टाउन है और चौधरी परवेज इलाही की मर्जी के बगैर तो जब से वो खास तौर पर स्पीकर बने हैं पूरे पंजाब में कहीं कोई एसएचओ नहीं लग सकता, तो डीपीओ गुजरात कैसे उनकी मर्जी के बगैर लगेगा। और ऐसे हालात में जबकि इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे और लॉन्ग मार्च के हवाले से एक दिन पहले जो है, आपको याद होगा कि पीटीआई के सेनेटर हैं एजाज चौधरी, जी हाँ, उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हो सकता है। ऐसा ही है। और बिल्कुल उन्होंने इस हवाले से ओपन एक जलसे में कहा और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने वजीराबाद की जो पीटीआई की क़यादत थी उनको भी कन्वे की है बात सारी कि उन पे हमला हो सकता है। अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चौधरी परवेज इलाही साहब की थी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे सूबे के, पुलिस उनके मातहत थी और डीपीओ गुजरात तो खास तौर पर उनके मातहत था क्योंकि गुजरात में तो सारी सियासत ही चौधरी बरादरान की वो पुलिस के जरिए होती है कि वो किसके खिलाफ मुकदमा बनाना है, किसके निकालना है, किसके खिलाफ मुकदमा बना के फिर खुद सुलह करवानी है। तो ये सारी चीजें तो वहां पे होती हैं, ये तो रूटीन है। तो इसलिए जो डीपीओ साहब ने किया उससे चौधरी परवेज इलाही साहब ने फिर क्या किया कि उठाना मुअत्तल कर दिया और उसके बाद बस वो बात खत्म हो गई। अब इसमें चौधरी साहब को भी तो पूछना चाहिए ना, उनको भी तो शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि डीपीओ साहब आपके लगाए हुए हैं, अगर वो बात नहीं मान रहे तो वो किसकी बात मान रहे थे। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इतना मतलब वो बेबस चीफ एग्जीक्यूटिव है तो उसे फिर चीफ एग्जीक्यूटिव रहने का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। हनीफ कमर साहब, आपने बड़ी सही बात की है। उस वक्त तो वो वजीर आला थे, खुद थे वजीर आला, स्पीकर भी नहीं थे। फिर दूसरा, जो वजारत दाखिला के करता धरता है वो सारा पीटीआई के हाथ में है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। वजारत दाखिला वाले जो साहब हैं वो एक्स गवर्नर हैं और इस वक्त वो वजीर दाखिला भी हैं। उमर सरफराज चीमा साहब मशीर दाखिला हैं और खुद इसी इलाके से हैं वो भी। मजे की बात यह है कि ये जो इलाका वजीराबाद का है ये उमर सरफराज चीमा का भी यही इलाका है, चौधरी परवेज इलाही का भी ये होम टाउन है, पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई का मशीर दाखिला है। और अब जुर्रत का मुजाहरा करे, अगर जैसा कि खान साहब कह रहे हैं कि उनको किसी ने रोका हुआ था या वो किसी और के कहने पर ये सारा कुछ कर रहे थे, तो बताए ना मशीर दाखिला की किसके कहने पे कर रहे थे और बताए चौधरी परवेज इलाही की वो किसके कहने पे कर रहे थे। और अगर आप या तो किसी और की हुकूमत हो तो फिर आप रोना रोए ना, हुकूमत तो आपकी अपनी है। बिल्कुल सही बात है कि अपनी गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है और कोई मतलब मसला जाहिर है वो पंजाब हुकूमत ही उसकी करता धरता है। अच्छा, ये बताएं, बड़े अजीब अजीब चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुलजिम के वकील ने ये दावा कर दिया है कि जी खुद से अपनी मर्जी के बयानात लिए जा रहे हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। ये क्या मामला है? अभी तो बिल्कुल ऐसे ही आज जो उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दाऊद ने, मियां दाऊद ने, तो उन्होंने भी वो सारा कुछ यही कहा कि ये जेआईटी मर्जी की रिपोर्टें बना रही है। और आप देखें अरसलान साहब, ये जो सारा वाकये से पहले वो जो है अपना वजीर आजम के एडवाइजर अता साहब, अताउल्लाह तारड़, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को जिनको पकड़ा हुआ है, ये नवीद के अलावा जिन 2 लोगों को वहां पे पकड़ा हुआ है, उनकी वालदा के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी ना गिरफ्तारी डाली जा रही है, ना को उनको पता है कि वो कहाँ पे रखा जा रहा है और उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसमें सारे में अता तारड़ का नाम लें। तो ये सारी चीजें इसी तरह ही हो रही हैं। अब ये सारा एक पुरअसरार किस्म का वाकया है। ये जो लॉन्ग मार्च पे इमरान खान साहब के हमला हुआ, इसमें आप देखें तो इस कहानी में पुरअसरारियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हनीफ कमर साहब, वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसने भी कई जहतें खोल दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले ये पुरअसरार तौर पर हमला होता है और इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट किसी मकामी अस्पताल में या करीब के अस्पताल में होने की बजाय वहां से वो तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर शौकत खानम हॉस्पिटल पे ले जाया जाता है। वहां पे उनकी
ट्रीटमेंट शुरू होती है, उनका जो सरकारी जो मेडिको लीगल सर्जन है वो उनका मुआयना नहीं कर पाता, वो को दूसरे तीसरे दिन कोई मुआयना होता है। उसके बाद फिर ये जो बंदा गिरफ्तार होता है नवीद, ये गिरफ्तारी के फौरी बाद अभी वो वाकया ज़ेरे बहस है, तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में वो मतलब वो तौहीन मजहब की बात कर देता है। उसके बाद उसकी एक और वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, अभी पहली की पता चला रहे थे कि वो कहाँ से आई, किसने की, इसी दौरान एक और वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो ये सारी पुरअसरार कहानी है। इसमें हमला हुआ, फायर हुए, कहाँ लगे, किस किस को लगे, कितने लोग थे, उसके बाद मुलजम पकड़ा गया, क्या एक मुलजम था और ज्यादा मुलजम थे, ये सारी एक पुरअसरारियत वाली कहानी है। और इसको मजीद पुरअसरार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया बना देता है कि इमरान खान साहब का वहां से मूव करके जाना शौकत खानम हॉस्पिटल में, फिर वहां पर ही ट्रीटमेंट और कोई इंडिपेंडेंट, हालांकि जो मेडिको लीगल सर्जन था वो भी तो पंजाब हुकूमत का मुलाजिम था ना। सही बात है। पंजाब हुकूमत के जेर एहतमाम ही उसने कर, तो पंजाब हुकूमत भी पीटीआई की थी, तो बल्कि अभी तक है। तो पंजाब हुकूमत भी अपनी, फिर आप अपने जो इदारों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप उनसे अपना मेडिकल मुआयना नहीं करवा रहे, फिर उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही कहीं पे। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें अगर हमला करने वाले या कराने वाले कोई लोग थे, उनका किरदार अगर पुरअसरार है, तो खुद इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का किरदार भी उतना ही पुरअसरार है। अच्छा हनीफ कमर साहब, बिल्कुल थोड़ा सा आपसे ये भी ब्रीफिंग चाहूंगा, ये क्या मामला चल रहा है सर? पीटीआई के काफ़ी अरकान हैं, मोमिना वहीद कहती हैं कि और भी हैं, और काफ़ी लोग वोट नहीं देना चाहते परवेज इलाही साहब को। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पीडीएम ने, तो पीडीएम को अब ये था कि उनके वोट पूरे नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने वो वापस ले ली तहरीक अदम एतमाद, और ये जवाब दिया कि वो फोकस करेंगे वजीर आला के खिलाफ जो एतमाद का वोट है वो लेना, क्योंकि उसमें वजीर आला को वोट पूरे करने होंगे। अब इसमें दो चीजें थी। पहले तो जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वजीर आला के खिलाफ, वो तो आई थी कंसेंट के साथ चौधरी परवेज इलाही के, लेकिन उस वक्त डबल गेम पीडीएम ने की। पीडीएम ने चौधरी परवेज इलाही के साथ ये मिली भगत करके उनके खिलाफ अदम एतमाद तो दे दी ताकि पंजाब असम्बली ना तहलील हो। चौधरी साहब ने भी कहा कि ठीक है, आप अदम एतमाद ले आए, इससे असम्बली बच जाएगी। और उसमें चौधरी साहब को यह था कि अदम एतमाद बाद में कामयाब हो जाएगी, उस पर वोटिंग हो जाएगी और नून लीग और पीडीएम इतनी मुखालफत नहीं करेगी। लेकिन वहां पे पीडीएम ने डबल रोल प्ले किया, डबल गेम की। उन्होंने ना सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी, बल्कि गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भी दिलवा दी। अब ये जो गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने की एडवाइस थी, इस पे चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये उनके लिए शॉकिंग न्यूज थी चौधरी परवेज इलाही के लिए। और अगला स्टेप ये था कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस ले ली गई, वो वापस ले ली। अब वापस ले ली क्योंकि वहां पे पीडीएम ने नंबर पूरे करने थे, उन्होंने वो वापस ले ली। उन्होंने कहा कि अब चौधरी साहब नंबर पूरे करें। अब चौधरी साहब नंबर पूरे करने के लिए पहले तो बड़े पुरअतमाद थे, पीटीआई भी पुरअतमाद थी, और इमरान खान साहब ने बयान भी दे दिया कि 11 जनवरी से पहले पहले हर सूरत अदम एतमाद का वोट हम ले लेंगे, एतमाद का वोट ले लेंगे, तो ये मामला सारा का सारा सेटल हो जाएगा। अब इस दौरान विकेटें गिरनी शुरू हो गई। अब मोमिना वहीद ने अनाउंस कर दिया कि वो वोट नहीं देंगी। इससे पहले ज़ारा नकवी ने कह दिया मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कि वो भी वोट नहीं देंगी। इस दरमियान में अब फिर वो भी चल रही हैं खबरें कि जरदारी साहब ने जितने लोगों पे काम किया हुआ है, कल जावेद लतीफ ने कह दिया कि 25 लोग इनके गायब होंगे उस दिन। अब खतरा पड़ गया चौधरी परवेज इलाही साहब को दोबारा। पहले तो प्लान ये था कि 9 जनवरी का जो सेशन है उसमें एतमाद का वोट ये लेंगे। चौधरी साहब ने भी कहा था लेंगे, उमर सरफराज चीमा से भी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि ले लेंगे एतमाद का वोट। फवाद चौधरी ने भी कहा, खुद इमरान खान साहब ने कहा। बाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब वो सारा सूरत हाल देखी तो वो कहते कि नहीं जी, हम तो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, और बल्कि ये जो गवर्नर ने हमें एतमाद का वोट लेने का कहा है ये गैर आईनी है, उनका हुक्म ही गैर आईनी है, हम इसको नहीं मानते। तो अब इससे ये साबित हो गया कि ये 9 तारीख को एतमाद का वोट तो नहीं ले रहे, बल्कि 11 तक नहीं ले रहे, और साथ ही वो उन्होंने वाजे कर भी दिया है कि ये गवर्नर का हुक्म ही गैर आईनी है। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब के पास बंदे पूरे नहीं है।
अगर उनके ठीक पास है। बंदे पूरे होते हैं तो फिर तो वो जरूर एतमाद का वोट ले चले, लेते। काफी और अंदर की कहते कि चीजें थी हनीफ कंवर साहब, काफी आपने खुल के बहुत सारी चीजें बता दी हैं, काफी सिचुएशन और मुख्तलिफ जहतों में आपने बताया। बहुत शुक्रिया हनीफ कंवर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे सियासी मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। अभी हालिया जो बात हुई उस पर भी बात करके देखेंगे, क्योंकि हमें ज्वाइन किया सेनेटर सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सेनेटर राना मकबूल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत सीनियर सियासतदान है। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब तजियाकार हैं। ज़रा जो इस वक्त की सिक्योरिटी सूरत हाल है, बॉर्डर सिचुएशन है, फिर जो भारत के साथ सिचुएशन आगे बढ़ रही है उस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो बैनुल अक़वामी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट शो कर रही है, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है और क्या फ़ायदा हो सकता है। जो फ़ायदा हम उठा सकते थे नहीं उठा पाए जब हमने सेफ एग्जिट दिया अमरीकी फ़ौजियों को, ज़रा इस पर बात करके देखते हैं। और जो हालिया एक लहर उठी है दहशत गर्दी की, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी करने बेहतर अमल है या फिर एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा, ज़रबे अज़्म या खैबर जैसा, इस पर भी बात करेंगे। ज़फ़र साहब सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर काफ़ी सारे मामला चल निकले हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं पंजाब असम्बली में एक एतमाद के वोट की लहर बढ़ रही है। मोमिना वहीद हो गई और 2-3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग हैं। मोमिना वहीद ने तो अभी हालिया उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया कि मैं तो वोट नहीं देती परवेज़ इलाही साहब को। उसके बहुत सारे रीज़न्स उन्होंने कहीं, और ज़ाहिर है कि वो रीज़न्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है। तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स हो रही हैं, इमरान खान साहब बड़ी टॉप लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई सर रीज़न है, कोई परेशानी है एतमाद के वोट के लिए, कोई है मामला ऐसा कि इतनी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? बेटे थैंक यू। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई परेशानी है। पहली बात तो ये है कि उसका जो मैंने देखा है बतौर एक तालिब इल्म के, बतौर पोलिटिकल वर्कर के, उसका नर्वस सिस्टम बड़ा मजबूत है। वरना पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में वही सस्टेन कर सकता है जिसका नर्वस सिस्टम जो है वो मजबूत है। मतलब तो वो मैं नहीं समझता कि वो उसको कोई घबराहट है या परेशानी है। और बिलखसूस जिसका हवाला आप दे रहे हैं पंजाब असम्बली का और एतमाद के वोट का, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। लेकिन जो असल बात है टिकले, चूँकि गवर्नर साहब ने एक गलत इस खौफ से कि चूँकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असम्बली डिज़ॉल्व करूँगा, और डिज़ॉल्व कर रही हैं उन्होंने, उन कमिटमेंट भी है और उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है। और उस सारी पॉलिटिक्स का दारोमदार जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ बोथ प्रोविंशियल असम्बली KPK एंड पंजाब, तो वो जब इन्होंने ऐलान किया और ख़ास टाइम दिया इससे पहले कि एक हफ़्ते का, कि फिर मैं लाहौर जो है एक पब्लिक मीटिंग या पब्लिक रैली में ऐलान करूँगा, तो उससे पहले गवर्नर साहब ने जो चीफ मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब की, दोनों पार्टी की, काफ के और PTI के, उन्होंने लेटर भेज दिया कि भाई आप एतमाद का वोट लें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और न सिर्फ ये बल्कि साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उनकी भी वहाँ पर एक तादाद है, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दिए। ठीक, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तो ठीक तो है, वापस हो गए। अब तो स्पीकर के खिलाफ भी हो गए, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी वापस हो गया मामला। वापस ले लिए ना उनके। मैं यही याद कर रहा था, मैं आऊँगा इस तरफ कि ये तो उनकी जो सियासत है वो तो क्लियर हो गई ना कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। वरना वो कभी वापस ना लेते, ना परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ लेते मोशन को, ना स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ लेते और ना डिप्टी स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ लेते। यानी उनका वापस लेना ही इस बात का ये एक बहुत बड़ा मजबूत सबूत है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अब दूसरा पहलू है ये कि उन्होंने कर दिया, जिसको चैलेंज कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा, वो सस्पेंड कर दिया कि वो जिस तरीके से उन्होंने दिया कि वो उसको हाई कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है सुनते हैं। लेकिन इन द मीन वाइल
जब तक नेक्स्ट डेट है जो कि 11 जनवरी है, तो आप असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे। अच्छा, ये टाइम फ्रेम तय है कि 11 जनवरी तक नहीं डिसॉल्व करेंगे जो लिख के दिया गया है, या फिर डिसॉल्व नहीं करेंगे? ना, डिज़ोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 11 तक, या इसके बाद? उसके बाद तो 11 को फिर वो अगर फर्दर ऑर्डर देंगे, फर्दर ऑर्डर देंगे जो भी देना हुआ। लेकिन एतमाद का वोट, अपने एतमाद का वोट हर दो सूरतों में लिया जाता है। एक तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पे लेना चाहे तो वो ले सकता है, शो करना चाहे तो अपनी ताकत, और दूसरा ये है कि जब उसको प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट कहें और चीफ मिनिस्टर को गवर्नर मुतलका जो है वो कहें, तो उस पे वो अब हाई कोर्ट ने इनको, चूँकि छुट्टियां थी, उन्होंने 11 तक डेट दे के ये कर दिया, और परवेज़ इलाही साहब अपनी सीट पर तो रह गए। अब उससे पहले, उस तारीख से पहले जो स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की, वो ये कि भाई हम अपने तौर पे एतमाद का वोट लेके बताते हैं। अब इन्होंने अपनी गिनती, बड़ी सिंपल सी बात है कि इनके पास गिनती है, तो ये चल रहे हैं बतौर चीफ मिनिस्टर लिए इन्होंने उनसे जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं जी, हमजा शहबाज शरीफ साहब। तो अब देखते हैं कि ये किस डेट को रखते हैं और किस डेट को अनाउंस करते हैं। ठीक, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी इतलात हैं पार्टी के अंदर से, जो वो मुतमईन है परवेज़ इलाही साहब भी, उनके बेटे भी, और दीगर, कोई मसला नहीं कि नहीं, कोई मसला नहीं है। चलिए, मैं ज़रा राना मकबूल साहब को भी, सेनेटर राना मकबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, राना मकबूल साहब, 2-3 चीज़ें सर। पहली चीज़ तो इस पर तो बात करेंगे ही, जो ज़फ़र अली शाह साहब बात कर रहे हैं। ये बताएं सर, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल साहब, बड़े बयानात आ रहे हैं और उन्हें कहा गया कि रिश्तेदार होने की वजह से उनको फ़ौक़ियत दी गई, मुझे वजारत ख़जाना से हटा दिया गया। क्या मामला चल रहा है सर? कोई अलग से कोई धड़ाबंदी वाला मामला, कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है नून लीग में? पहले तो जी मैं इस्लाम पेश करना चाहता हूँ। शाह साहब हमारे सीनियर भी हैं, मेहरबानी राना साहब, इमोशन भी हैं, मेहरबानी। और जनरल साहब माशाल्लाह इतने काबिल एक्सपर्ट है, और ये नेम। अब जो पहले छोटी सी बात मैं कर लूँ, ये असम्बली की, शाह साहब मेरे से बहुत ज़्यादा समझते हैं। असम्बली को रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का काम होता है कि स्पीकर चीफ मिनिस्टर सेंड एन एडवाइस टू द गवर्नर कि मैं ये असम्बली मेरी डिजॉल्व करें आप। उसके लिए टाइम था उस वक्त जब इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, और आपको पता है कहा जाता था कि वहाँ को मिलियंस ऑफ पीपल विल बी गैदरिंग देयर, हम तो उस बात को टॉप सीकर भी करके रखेंगे, हम आर्म फोर्सेस की अपॉइंटमेंट भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे किए, तो इन्होंने फिर एस्टिमेट लगा लिया कि हम ना टॉप सीकर भी कर सकते हैं, ना अपॉइंटमेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो अब रिगल आउट करने के लिए एक नई चीज जो है कही गई, चलो जी अब हम असेंबली डिजॉल्व करते हैं। तो टाइम देने की क्या जरूरत है? उसके गौर खौफ किस चीज का, और ये मकसद ये था कि असेंबली चलती रहे और हम इस गिमिक्स के ऊपर काम करते रहें। अभी भी मैं समझता हूँ कि कोई इंटेंशन नहीं है असेंबली डिजॉल्व करने का। आप अब देख लेंगे कि 11 तारीख को क्या होता है और किस तरह एडजमेंट होती है, किस रिक्वेस्ट पे होती है। तो भी मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल ये है, असेसमेंट ये है, क्योंकि बहुत दफ़ा भाई साहब, उनके बेटे और सब कह चुके हैं कि ये लोग नहीं चाहते, कभी कहते हैं 99% लोग नहीं चाहते। तो खैर बात, उनका अपना फैसला है, लेकिन असेंबली डिजॉल्व करने का ये तरीका नहीं है जो अख्तियार किया गया है। ये डिले करने का ये तरीका अच्छा है। अभी आपने जो बात की है 2 दोस्तों की, हमारे सीनियर्स की, कि जी वो फाइनेंस मिनिस्टर पहले और दूसरे आपस में कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये नामुनासिब है, ये मिफ्ता को नहीं करना चाहिए। इफ ही इज मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग पार्टी, ही शुडंट डू इट। अब जो हो गया, उसको सबको पीछे छोड़े, तो आदमी अब काम कर रहा है, उसको काम करने में। अब इसमें ताने और ये बातें करनी नामुनासिब, ये बड़ा अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है। मैं समझता हूँ कि पार्टी को इसकी कॉन्ग्रेस लेनी चाहिए और मिफ्ता साहब से पूछना चाहिए कि जो आपने करना था वो कर गए, आप दूसरों को करने दें। तो किसी आदमी का कोई एक तरह से कोई ईंट थोड़ा लगी हुई है तो हमेशा के लिए बैठा, आदमी की जिंदगी में नहीं पता। ये लोग टेन्योर के पीछे ऐसा को करे, जैसे मिफ्ता साहब को थोड़ा अफसोस हुआ है, अभी इंतजार करें। तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा वफादार है। राना साहब, हो ऐसे टाइम पर रहा है जब मईशत बड़ी मुश्किल हालात में है,
ऐसे वक्त पर ये सारी चीजें हो रही हैं, एक साबिक वजीर खजाना और एक सिटिंग वजीर खजाना, अगर ये दोनों की चमकलिश इसी तरह बढ़ती है और एक ही पार्टी के होते हुए, तो ये कोई ऐसे अच्छे साइंस दिखाई नहीं दे रहे आने वाले टाइम के लिए। नहीं, पार्टी तो मजबूर हो जाएगी बिस्ट्रा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और क्या है, और क्या हो जाना है। बिस्ट्रा ने आप क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिस आप काफिले में चले हैं, कभी काफिले के आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी दरम्यान में होता है। जरूरी थोड़ा कि हर दफा आपको मीरे कारवां ही रखा जाए। ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल सोच है या कोई सूलों की सोच है। हो गया, आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा, ये बुलबुला खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, जो हालात इस वक्त तेज़ी से बदल रहे हैं, अभी कौमी सलामती की मीटिंग हुई, हम ज़रा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर भी बात करेंगे, भारत की सिचुएशन पे बात करेंगे, कश्मीरी अपना हक़ खुद इरादियत के लिए दिन मना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर, ये जो हमारा अपना मसला यहाँ पे एक चल निकला है कोऑर्डिनेशन का, सूबाई और विफाक के दरमियान बड़ा फुकदान है, चाहे पंजाब हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। इस सिचुएशन में जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है, एक और दहशत गर्दाना लहर उठ रही है, इस पर क्या स्टांस है आपका? हमें कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दें? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तुम्हारे दोनों भाइयों को भी सलाम और आपके नाज़रीन को। बात ये है मेरे भाई के, जब आपने कोई ऐसा काम करना हो जिसमें कोई कौमी यकजहती का मामला हो, तो फिर वो कौमी यकजहती नजर आनी चाहिए। अभी आपको मालूम है कि जिस तरीके से मुल्क बिखरा हुआ है एक लिहाज से, वो सेंटर कोई बात करते भी, मेरे ख्याल में सेंटर ने कोई बुरा फैसला नहीं किया था कि जी दुकानें कब बंद होंगी और ये शादी हॉल कब बंद होंगे, लेकिन आप देख लें फिर उसका क्या आगे से जवाब आया। और फिर जब ये अटैक हुआ था पहले KPK में, तो आपने देखा होगा कि जो CTD है KP, उसके ऊपर उंगलियां उठाई गई। हालांकि बात यह है कि ये जो दहशतगर्दी है ये तो पूरे मुल्क का मामला है, इसमें तो सबसे आगे मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल इंटेलिजेंस और वो होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इतना बड़ा एक हमला हो और आप कहें जी CTD उनकी कमजोर है। तो ऐसे जब ये मामले हो ना कि अपने हर चीज में सियासत चमकानी हो और हर चीज में उंगलियां उठानी हो और हर चीज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करनी हो, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में मौजूदा सियासी सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मौजूदगी में मैं किसी की साइड नहीं लेता कि भी वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं, सभी अच्छे हैं मेरी नज़र में। लेकिन इन हालात में मेरी बात अच्छी तरह आप नोट कर लें, ना तो आपकी मईशत संभल सकती है किसी भी सूरत में, और ना ही आप सिक्योरिटी के मामले में कामयाब होंगे किसी भी सूरत में। क्योंकि सिक्योरिटी के जो मामला होते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल मामला भी होता है, सोशियो इकोनॉमिक मामला भी होता है और मिलिट्री मामला भी होता है। मिलिट्री जो काम करेगी वो काइनेटिक करेगी, वो लोगों को मार सकती है, हदफ अपने अचीव कर सकती है, दैट इज ऑल। पहले भी ये गलती हुई है कि जब मिलिट्री ने अपना काम कर लिया तो बजाय इसके कि ओनरशिप ली जाती पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हीं को कह दिया भी तुम ही सड़कें बनाओ, तुम ही आगे करो, तुम ही इनकी नेगोशिएशन करो, आप इनके साथ बातचीत करें। और माशाल्लाह मिलिट्री को भी बहुत शौक है कि जी ऐसे काम जो कि हमारे नहीं बनते, जिनके हम माहिर नहीं है, वो काम करने के लिए वो आगे आगे जाते हैं। तो ये सारा मामला इस वक्त खिचड़ी बना हुआ है, मैं क्या बात करूं क्या ना करूं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो काम ये दहशतगर्दी है ये सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है, ये पूरे कौम की यकजहती के साथ होने वाला काम है। आप फौज के जिम्मे डाल दें, मैं आज आपको कह देता हूँ कि ऐसे है कि जैसे बेरी से बेर झाड़ दिए, अगले मौसम में बेर फिर पैदा हो जाए। अच्छा सर, बड़ी आपने सही बात की, मैं आपसे इस पर आज बात करने ही वाला था, आपने खुद भी इसका जिक्र कर दिया। सर, पुलिस का रोल, नेक्टा का रोल, ये सारे इदारे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका रोल कैसे देख रहे हैं सर सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, अपने अपने तो रोल तो सभी ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ना। अभी देखिए पुलिस, आपको पता है कि वो प्रोविंशियल मामला है, FC जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर है, फौज जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। किसी एक को इंचार्ज बनाना जरूरी है इस पूरे मामले का। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं, ये जो नेगोशिएशन वाले मामलात हैं,
ये खुद पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेने चाहिए और ये किसी को नहीं आगे तजवीज़ करने चाहिए, बिकॉज ये ऐसे काम है जो कि हाईएस्ट लेवल के हैं। और ये जो अंदर बांट है कि ये काम तुम्हारे, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी ठीक है जो प्रोविंशियल काम है वो प्रोविंसेस करें और जो फेडरल के काम है फेडरेशन करें, लेकिन ये जो टेररिज्म का मामला है इट हैज टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड आल्सो प्रोविंशियल। ये सारे मिलकर इनको काम करना पड़ेगा एक दूसरे की मदद के साथ। ये काम ऐसे अलग अलग होकर टुकड़ियों में नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा जल साहब, आपसे जरा मैं इनसे एक सवाल है, फिर आपके पास आऊँगा इस सवाल के साथ। जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वज़ीर दाखिला होकर के टीटीपी को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाहिए, किस हद तक आप अग्री? मैं ज़रा वापस आता हूँ आपके पास। ज़फ़र अली शाह साहब, इस वक्त सिचुएशन आपने सुना भी जनरल साहब की बात, आपको खुद इसका बड़ा बेहतर इल्म है। सिचुएशन ऐसी है कि पॉलिटिकल स्कोरिंग से ज़्यादा इस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन वाहिद हल है, ये हम पीटीआई से सुन रहे हैं। फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं तैयारी कर लो, चंद हफ्तों की मेहमान है ये हुकूमत, चंद दिन है इसके पास, तैयारी कर लो। चल कितने इलेक्शन होंगे सर? फिर ये अगर असेंबलियाँ छोड़ते, फिर इलेक्शन लड़ते, फिर वापस आते, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा पीटीआई ने, जीता भी ज़िमनी इलेक्शन, और सिटिंग गवर्नमेंट के ही ज़ेरे साया वो सारा इलेक्शन हुआ, फिर भी जीत गई। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो वाला मामला तो रोक दिया जिस पे इमरान खान साहब पे उनकी चेयरमैनशिप जाने की तलवार थी, उसको तो रोक दिया है। ये जो दरख्वास्त गई थी, तो क्या ये खतरा था कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैनशिप से हटा देगा? देखिए, जब अदारों में जिनके पास ज्यूरिडिक्शन हो, राइटली या रॉन्गली, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली होती है, तो उसमें इस बात की अप्रीहेंशन तो होती है। और बिल्कुल इस मामले में कि जिसमें इमरान खान खुद चीख कर कह रहे हैं, मतलब कि मेरे खिलाफ ना सिर्फ ये 13-14 जमातें तो हैं ही हैं, मतलब अदारे जो हैं मेरे खिलाफ हैं। और अभी तो बहुत सारी बातें खुलकर आ रही हैं, मतलब अभी तो बरमलात साफ कहा है उन्होंने कि जनरल बाजवा साहब जो थे, ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये तो मेरे पीछे पड़ गए, पीछे स्टैबिंग की मुझे इन्होंने। सर लेकिन एक चीज़ है ना, जब ये बड़ी वैसे अजीब बात है, जब वो थे तब इमरान खान साहब कहते थे कि उनसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, अब वो नहीं है उस सीट पर, तो सर ये थोड़ा सा एक इथिकली अगर हम देखें, ये बात नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब तो बड़ा एक साफ सुथरे तरीके से बड़ा कॉन्शियस होकर अपने बग़ैर कोई नुकसान या क्रिटिसिज्म ऐसा किए जो अदारे को डायरेक्ट नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अदारे का तो कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन एक आदमी जो था, जो कि अपने आप तो बहुत सारी बातें खुलकर आ गई हैं ना वापस, तो वो जो कुछ कर रहे थे, जो वो सियासत कर रहे थे, वरना तो ये जाते हो तो ये भी कहेंगे अच्छा जी आप सियासत में ऐसा नहीं ले, आप वो खुद चूँकि जा रहे थे तो आप सियासत में ऐसा नहीं लेंगे। उन्होंने तो जितना अदारे को उन्होंने ज़ख्म पहुँचाई है, जिन्होंने इमरान खान साहब को फ़ायदा भी तो हुआ है। परवेज़ इलाही साहब ने तो बड़ा वाज़ेह उस इंटरव्यू में कहा कि हमें कहा गया कि इनकी तरफ जाएं। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना, अब ये गलत बात है, ये सही बात है, उन्होंने घड़ी है, ये सही बात है, सही बात मान लेते हैं चूँकि एक वज़ीर आला का। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी है उसका ये काम है कि वो कहता रहे कि अच्छा जी इस असम्बली में इतने बंदे इधर चले जाओ, इतने बंदे इधर चले जाओ। ये तो सर ये तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब को खुद भी देखना चाहिए था ना, खुद तो इसको एंजॉय किया उन्होंने। ना इमरान खान कौन सी अनक से देखता कि ये क्या क्या कर रहे हैं, मतलब सर उनके लिए बंदे इकट्ठे हो रहे थे तो नहीं ये बात नहीं है, वो ठीक है। जब यानी एक कोऑर्डिनेशन तो सब अदारों की होनी चाहिए आपस में, वो और बात है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में अपना नाक देकर या उसमें कोई ठीक है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रहना चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिक्स के लोगों को ही संभालने देना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक, बाजवा साहब तो अब मतलब है कि वो तो बहुत सारी बातें अब तो आ गई। आज भी कोई शायद मेरे ख्याल खान साहब जी हाँ, वो तो उन्होंने तो कह दिया कि पता नहीं जान को भी खतरा था, पता नहीं क्या क्या बातें अब तो हो रही हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात ये ना, जान को खतरा नहीं, क्या साबित नहीं हुआ। अच्छा सर अब क्या है ये बताएं, अब क्या है, अब मामला क्या है? ये जो अभी इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टफ टाइम देना, गवर्नमेंट गिराना, एक गवर्नमेंट गई अदम एतमाद से चली गई, वो एक लीगल प्रोसीजर था, अदम एतमाद। अब इस गवर्नमेंट को हटाना क्यों है? लीगल प्रोसेस जरूर है, लेकिन वो बोनाफाइड नहीं था, उसमें बदाखलत थी। बदाखलत के अंदर तो ये भी मानते हैं ना, हम तो कहते हैं ना कि बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी थी, जो कि सर पहले अमेरिका का नाम था, अब तो वो कहते हैं अमेरिका से ही, अमेरिका होने चाहिए, अमेरिका से ही। अब भी कहते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पीछे, अब भी कहते हैं कि अमेरिकन और वहाँ पर जिन्होंने बाजवा साहब के, आप तो ये खुलकर बात है कि इन्होंने अकानी साहब को अपनी
लाबी उन्होंने बनाने के लिए उसको हायर कर लिया था, और मिले भी हैं जब पिछली दफ़ा गए 7 दफ़ा मिले हैं। किस किस शख्स को जो बुनियादी तौर पर यहाँ से भागा हुआ है, जिसको अदालत ढूंढ रही है और जिसने बड़े गलत अंदाज से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का नक्शा पेश किया है और इनके खिलाफ काम करता रहा। मैं इस पर सर आपके पास आता हूँ, मैं जरा राणा साहब को भी करूँ आपके पास इससे जुड़ी। राणा साहब, सर ये जो मामलात हैं, अब इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और इस्तेहकाम तो मुझे कोसों मील तक नज़र नहीं आ रहा। करना क्या है सर, कैसे बढ़ेंगे आगे? आवाम तो बड़ी परेशान है, टैक्सेस का बोझ लादने का कह दिया है। कल वज़ीर ख़जाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने फ्लड लेवी का कह दिया है, मज़ीद टैक्स बढ़ाएं। बेशक बैंक्स पे बढ़ाएं जिनके पास डॉलर पड़े हैं, लेकिन सब चीज़ों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पर आ रहा है। चाहे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, चाहे इंडस्ट्री को गैस महंगी कर दें, चाहे आप बिजली महंगी कर दें, चीज़ें महंगी होती हैं, ख़रीदना महंगा होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, हालात बड़े अजीब से हो रहे हैं सर। देखिए जी अफसान साहब, गलती के ऊपर गलती हुई अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक एथिकल मामला भी है, इंटरनेशनल एथिक्स का मामला भी है। अगर हमारे दोस्तों ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया था, पहले सारा सरेंडर भी किया, स्टेट बैंक भी उनके हवाले किया, इनेक्टमेंट भी करवाई, जिसमें बादशाह साहब का रोल सुना है हमने था, लेकिन हाउस ने उनको पास किया, दोनों हाउसेस ने, और सारा कुछ अपने हाथ कटवाने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद, शौकत तरीन साहब ने साइन करने के बाद फिर उस एग्रीमेंट को बिट्रे किया। उसके इतने ज्यादा नुकसान हुए कि जो मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरा, जिसके अभी तक मनफी असरात हैं, ये एक बेअसूली हुई है, जिसकी वजह से ये सारी क़यामत की घड़ी आई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अलबत्ता अब जो सिचुएशन इस वक्त है, नो डाउट सिचुएशन जो है वो बड़ी चैलेंजिंग है। मार्केट का जो सूरत हाल है, प्राइसेस की सूरत हाल है, डेली यूज की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा है। उसको ग्रैपल करने के लिए आप सिचुएशन में आपको अर्ज करता हूँ, जो अभी फाइनेंस की जरूरत है पाकिस्तान को, अभी इसके ऊपर मेहनत की हो रही है। 9 को जो एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, पर रिजल्ट देखते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अभी चाइना के साथ जो गुफ्तगू हो रही है, रशिया के साथ जो हो रही है, आप सारे इंडिकेटर्स देख रहे हैं। सऊदी अरब के साथ भी वही ना, उसके आरबीसी भी गए हुए सऊदी अरब। आप मेरे से ज्यादा समझते हैं इन बातों को, आप खुद इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इससे फर्क पड़ेगा और इंशाल्लाह जो है वो समझती जाएगी। अब रहा है IMF के साथ जो सेटलमेंट होनी है, एक तरह से नया एग्रीमेंट ही होना नहीं उनके साथ, जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर मेहनत हो रही है। जो हमारी एक मिजरी लिस्ट जो है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो टेकअप कर रहे हैं, दिसंबर की क्रिसमस हॉलीडेज खत्म हो गई हैं, अब उनके साथ नेगोशिएशन होगी और सारी जो हमारी प्रेडिकमेंट्स हैं उसको लिस्ट आउट किया गया है कि हमारे फ्लड आया, हिस्टोरिकल फ्लड आया, हमारे 3.5 करोड़ लोग पानी में डूब गए, 2000 मारे गए, 11 लाख मवेशी जो चले गए, लाखों जो है वो जो रहायशें वो तबाह हो गई, सारी फसलें बर्बाद हो गई। हम इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं है, मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया जाए। मैं समझता हूँ इससे सूट इतनी भी बात नहीं है जो बिल्कुल हमें सैंपल करके रख देंगे, लेकिन ये है कि एक सिचुएशन डिफिकल्ट जरूर है। लेकिन राणा साहब एक चीज बस पूछूंगा आपसे, पूरा मुल्क ऐसा लगता है, चाहे वो PTI हो, चाहे PDM की तमाम जमातें हो, लगता यूं है पूरा मुल्क बस पंजाब असेंबली की ही सियासत का महवर बन के रह गया है, आगे बढ़ के नहीं दे रहा। पंजाब असेंबली के नंबर पूरे होने हैं, नहीं होने हैं। असेंबली का खैर वो तो बातें करने को है नहीं, सब टैक्स का सबको पता है। अब मैं एक अर्ज करूं जो कि नहीं की जाती, अब हम चूंकि इस फील्ड में रहे हैं, हमारा इन्फोर्समेंट कीमतों की हद तक, जो कि बड़ा ज्यादा सख्त मामला हो चुका है, कीमतों की हद तक जो है, कीमतों के कंट्रोल में, मैनेजमेंट में, डेली यूज की बहुत बड़ा रोल होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उनकी हिरासती का। अब जो मार्केट कमेटीज है, कहीं आपको सूबे में मार्केट कमेटी नजर आती है वो एक्टिव हो, रेट्स को कंट्रोल करे? कभी वो टीमें फिरती आपको नजर आई? सर मैं अगर आपसे बात करूं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी होती हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबे को बहुत इख्तियारात हैं। तो मैं कहता हूं 18वीं तरमीम से पहले भी ऐसे होता था। हाँ, लेकिन सर सूबे में इख्तियारात हैं, तो सिंध में भी यही हाल है, 2500 रुपए का आटा हो गया सर। नहीं, तो वहां भी करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, क्यों नहीं करते? हर जगह करना चाहिए। आप देख लें कि जो गंदम है उसके सारे स्टोर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, सारी फ्लॉर मिल्स जो है वो आटा बनाती है वो उनके पास है।
अब उनकी डिस्ट्रीब्यूट और जो स्मगलिंग होती है गंदम की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अपने सूबों में रोकनी को फेडरल गवर्नमेंट ने थोड़ा रोकनी है। फिर आप मुझे बताएं कि हमेशा इस सीजन में, हर सीजन में होर्डिंग के ऊपर रेड होते हैं। सर वैसे काफी सारे मसाइल हैं राणा साहब जो आपने खुद भी गिनवाए। बात सुने ना, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, इन्फोर्समेंट का भी मसला है। ठीक है इसलिए सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे थे कि इन इश्यूज के ऊपर भी सबको साथ जोड़ के बैठना चाहिए। गुर्बत की जो है उस पर ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, लोगों को कुछ सहूलत मिलनी चाहिए ना। जो आप छोड़ के बाहर जा रहे हैं सर दूसरे मुल्क में लोग, जो मैनेजमेंट कर सकते हैं आप वो तो करें ना। चलें, मैं जरा इस पर थोड़ा सा, आप मैनेजमेंट की बात करें सर, गवर्नमेंट इस वक्त अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, चाहे मैं अगर इमरान खान साहब की भी बात करूं तो पिछला टेन्योर भी हम ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखते थे, इस टेन्योर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख रहे हैं। आम आदमी का रिलीफ थोड़ा कम ही देख रहे हैं, लेकिन होगा क्या आगे, क्या ये तो बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी बनी। मैं ज़रा वापस आता हूँ जैल साहब। सर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला करने वाले दहशतगर्द जिनका ताल्लुक दाइश से था मारे गए। दूसरी तरफ सर चमन वाला वाक़या हुआ और फिर अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। मेरा सर एक सवाल ये है कि क्या टीटीपी हो या फिर अफगान तालिबान हो, अब किस तरह से बात आगे बढ़ानी है, कैसे बात करनी है? उनकी गवर्नमेंट को भी बताने की ज़रूरत नहीं है थोड़े सख्त मूड में कि बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, बाकी भी तो उनके इधर उधर से नेबर्स हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है, सारा मसला पाकिस्तान के लिए बनाया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे और नेबर्स को भी मसला है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। हाँ उनसे है वैसे। होना ये चाहिए, हाँ जी होना ये चाहिए मेरे ख्याल में कि टीटीपी के तो यानी कि सभी नीस्त तो नाबूद करने की जरूरत है। जहां भी वो मिले उसके साथ कोई अभी रियायत करने की जरूरत नहीं है। तो आपने हुज्जत पूरी कर ली, बातचीत के जरिए अमन लाने की कोशिश कर ली, वो नहीं हुई। मैं भी उसका हामी था। लेकिन ये कि अफगान तालिबान के जो अफगान हुकूमत है उस पर मैं बिल्कुल इस चीज़ आपसे एग्री करता हूँ कि चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कतर, ये जिन मुल्कों का मैं नाम लिया, ये अपना एक बड़ा कंसोर्शियम ग्रुप बनाए और जाके सीधा सीधा उनसे बात करें कि भाई ऐसे जिंदगी नहीं गुजरती, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी पता है कि इस्लाम क्या कहता है। आप ठीक है अपने अंदर जो नाफिज करना चाहते हैं करें, लेकिन आप दूसरों के लिए रहमत नहीं बन सकते और उसकी हम किसी सूरत में इजाजत नहीं दे सकते। तो उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि उनकी बात सुनने की जरूरत भी है। देखिए बात ये कि हम कहते हैं कि जी वो हमारी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, उनसे भी तो पूछें कि आप उनकी तवक्कुआत पे कितने पूरे उतरे हैं। मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। ये जो आने की हमने इजाजत दी हुई है कि वो ट्रेड कर सकते हैं और उनकी चीजें जा सकती हैं कराची तक और वहां से चीजें इंपोर्ट हो सकती हैं। 4-4 मील 5-5 मील ट्रकों की लाइनें लगी होती हैं और 4-4 हज़ार लोग खड़े होते हैं इंतजार में कि कब हम उस बाब से अंदर दाखिल हों। भाई आप ज्यादा बना दें, आप 15 बना दें, 20 दरवाजे बना दें, लेकिन आसानी पैदा करें। उनके छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे पैकेट्स लेकर अपने ये कंटेनर वाले जो ट्रॉले हैं इनके नीचे छुप छुप के आते हैं, बेचारे बेच के कोई 100, 150, 200, 300 की चीज फिर वापस जाते हैं, उनकी बेइज्जती की जाती है। आप मार्केट्स बनाए, बॉर्डर मार्केट्स बनाए जिसमें उनकी बॉर्डर ट्रेड उनको कस्टम क्लियरेंस का निजाम बेहतर बनाए। हाँ जी ये हो। उसके बाद तस्लीम आपने किया नहीं है, अमेरिका ने उनके पैसे रोके हुए हैं और ये बस बाकी ये शोर मचाया हो कि आप हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं उतरते, उनकी भी तवक्कुआत है हमसे कुछ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा वक्त जाना चाहिए, उन पर दबाव डालना चाहिए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए तो अब कोई रियायत नहीं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब मौजूद थे। बहुत सारी बातें थी जो करनी है इंशाल्लाह सर, फिर किसी प्रोग्राम में बातें तो होती रहेंगी और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पर बात करनी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।